कानपुर में कोरोना संक्रमित की एम्बुलेंस में मौत हो गई। सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में बेड मिला ही नहीं। गुस्साए परिजनों ने लाल पैलेस के पास गाड़ी खड़ी कर दी और इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हुई। परिजन नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की, ये हालत आप भी समझिए। कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस तो मिल गई, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे और एम्बुलेंस में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने लाल पैलेस के बाद गाड़ी खड़ी की और उसके बाद वहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस मिल जाए तो अस्पताल नहीं मिलता, अस्पताल मिल जाए तो बेड नहीं मिलता, बेड मिल जाए तो दवाई नहीं मिलती। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसलिए कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं के भरोसे एकदम मत बैठिएगा, क्योंकि हर स्तर पर कमियां हैं। और आंकड़ा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में इस वायरस की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बाद अब सबसे ज्यादा एक्टिव केस यूपी में हो चुके हैं। जो तस्वीर यूपी के 3 शहरों से आप देखेंगे वो देखकर सन्न रह जाएंगे। वो तस्वीरें जिनसे आप समझ सकते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना कितनी तबाही मचा रही है। ये तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वाराणसी की भी तस्वीर, कब्रिस्तान पूरा भर चुका है। और अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो यहां पर भी हालात बुरे हैं। आंकड़ों का खेल चल रहा है। एबीपी गंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील करता है कि इन तस्वीरों को देखकर डरे नहीं। हालात तो भयावह हैं, लेकिन आप सावधान रहें। और खबर लखनऊ से है, जहां पर कोरोना मरीजों के शव की तादाद इतनी बढ़ गई है कि न तो श्मशान खाली है और न ही कब्रिस्तान। आलम यह है कि करबला कब्रिस्तान में 3 गुना ज्यादा संख्या में लाशें पहुंच रही हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां पर एडवांस में कब्र खोदी जा रही हैं। आधे से ज्यादा शव कोरोना संक्रमितों के बताए जा रहे हैं। तो एडवांस में कब्र की खुदाई हो रही है। वहीं आप लखनऊ की पहली तस्वीर देखिए, किस तरीके से कतार में शव जलाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें करबला कब्रिस्तान की, तो वहां पर एडवांस में कब्र को खोद कर रखा जा रहा है। 3 गुना ज्यादा शव पहुंच रहे हैं रोज की अपेक्षा। और यहां पर भी यहीं से असल में मौतों का आंकड़ा समझ में आता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े जो अफसर हैं, वो केवल आंकड़ों को छिपाने का खेल कर रहे हैं। श्मशान दिखाइए तो टीन शेड लगा देते हैं, कब्रिस्तान के इलाके को घेर देते हैं। और खेल जो उनका आंकड़ों का है जारी है, क्योंकि हालात उनके हाथ से बाहर हैं। कम से कम इन झूठों को देखकर ऐसा लगता है। और पूरी तरीके से फेल हो चुके स्वास्थ्य सिस्टम की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद मिर्जापुर के बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लोग मर रहे हैं। हालत यह है कि लोगों को वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा है। तो आज बीजेपी विधायक ने इंतजामों की पोल खोली है। उससे पहले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी और सीएमओ और अन्य अधिकारियों को लेकर चिट्ठी लिखी थी कि न तो टेस्टिंग हो रही है, न बेड है, न इलाज है। और पूरी तरीके से स्वास्थ्य जो सेवा है वो फेल हो चुकी है लखनऊ में। वहीं मिर्जापुर की कहानी विधायक ने बताई है। तो ये चिट्ठी हम दिखा रहे हैं, ये ब्रजेश पाठक की है। और ये जांच कराया गया, उसमें उनको निकला। हम सीएमओ से बात किए भर्ती कराने के लिए। कई बार मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहाँ कैसे गए, इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया। और वहाँ हम बाहर जाकर, हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते, बाहर जाकर सीएमओ से फोन से बात किए। 1-2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया। तो ये हालत है कि वेंटिलेटर की जरूरत मरीज की है तो उसको अस्पताल के बाहर लेटाया जा रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बीच सरकार ने फैसला लिया है, अब हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा। साथ ही अब मास्क न लगाने पर जुर्माना 10,000 तक लिया जाएगा। और पहली बार मास्क पकड़े जाने पर 1,000, अगर दोबारा पकड़े गए तो ये फाइन 10,000 का होगा। तो पहली बार में
जो जुर्माना है वो 1000, दोबारा अगर गलती करते हैं मास्क नहीं पहनते तो 10,000 जुर्माना होगा। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही लॉकडाउन में खोलने की अनुमति है और बाकी स्थिति में हर रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्वच्छता और सफाई के लिए ही वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। केजीएमयू में 380 बेड का खाका खींचा गया। कल 60 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार हो जाएंगे। बाकी शहरों में भी अस्पतालों में बेड बढ़ाने को कहा गया है। तो ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और उन तमाम खामियों को दूर करने के दावे किए जा रहे हैं। नए केसेस की बात करें और ख़ास तौर से वहाँ पर जो पिछले साल मेन बिल्डिंग में जो वार्ड जिस न्यूरो सेंटर के सामने जो वार्ड था उसमें 120 बेड और उसके अतिरिक्त एक भवन में 60 बेड तथा 200 बेड गांधी वार्ड में, ये 380 बेड का खाका आज खींचा गया है, जिसमें 60 बेड पहले चरण में कल सुबह में मिल जाएंगे। इसकी तैयारी हो गई है और ये सभी बेड ऑक्सीजन वाले बेड होंगे। इसलिए निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि हर जगह पर बेड बढ़ाए जाएं। और अब आपको यूपी का सबसे ताज़ा कोरोना का आंकड़ा बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 27,426 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में 6,598 नए मरीज मिले। वाराणसी में संक्रमितों की संख्या 2,344 हो गई है। कानपुर में कोरोना के 1,403 नए मामले मिले हैं और उसके आगे बढ़ें तो बीते 24 घंटे में 2,23,307 टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 103 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 35 लोगों की यहां पर जान चली गई। तो अब तक 6,33,461 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर हो रहे वैक्सीनेशन पर पूरी जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। अब तक कुल मिलाकर 6,33,461 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,583 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,23,307 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से लगभग 95,000 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। 2,05,869 इलाकों में 5,37,420 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,23,79,073 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,68,39,178 है। इधर एक बार फिर से यूपी सरकार ने अहमदाबाद से रेमडेसिविर के 2 लाख डोज मंगवाए हैं। सरकार इसका इस्तेमाल कोविड और L3 अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए करेगी। हालांकि अभी हाल में ही सीएम योगी ने अहमदाबाद से स्टेट प्लेन भेजकर 25,000 डोज का ऑर्डर दिया था। हमको मंगानी थी, हमने टेंडर के माध्यम से मंगाया है। वो हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, हमारी सरकारी संस्थाएं में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आपूर्ति हमने कर दिया है। 2 लाख और हमने अभी ऑर्डर कर भी दिया है, वो भी जल्दी आ जाएगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा भूमिका इसमें किया है, जिसमें उन्होंने इसका एक्सपोर्ट जो हो रहा था रेमडेसिविर का, उस एक्सपोर्ट को उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि हमारे देश के अंदर जितनी भी आवश्यकता है पहले उसको पूरा करेंगे, फिर आगे का सोचेंगे। तो ये शॉर्टेज इसलिए हुआ था कि अचानक ये दूसरी लहर इतने इन्फेक्शन से बढ़ा और रेमडेसिविर जितना हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था, वो एक्सपोर्ट को बंद करने के बाद अब हमको सप्लाई मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य की कामना को लेकर उज्जैन में भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी मंदिर प्रांगण में भरथरी गुफा के महंत पीर योगी श्री रामनाथ महाराज ने यज्ञ अनुष्ठान कराया। पंडितों ने मां के दरबार में चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया।
इस दौरान यज्ञ स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चित्र रखा गया और मां बगलामुखी के मंदिर में विराजित देवी प्रत्यंगिरा से योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर है। माँ प्रत्यंगिरा माता है। यहाँ पर हवन करते हैं। 9 दिवस से रोज़ शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है। फिर महाराज जी का भी आज उनकी कोरोना लक्षण पा गया था। फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था कल रात को भी आज भी। फिर उसमें मिर्ची है, लाल मिर्ची है, फिर नींबू है, सरसों है, पीली, नमक, लवंग। हमारा योगी जी आदित्यनाथ जी है, मनाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं। जहां एक तरफ महामारी अपना कहर बरपा रही, वहीं पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रखे हुए हैं। अमरोहा में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे ललित तंवर बिना मास्क के प्रचार करते नजर आए। आपको बता दें कि ललित तंवर पूर्व सांसद के बेटे हैं और गंगेश्वरी से प्रत्याशी हैं। तो तालियां बज रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन मास्क गायब है। और खबर आगरा से, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब मजदूर पलायन कर वापस लौट रहे हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वाले आगरा के काफी लोग घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है। ट्रेन और बस के जरिए ये लोग वापसी शुरू कर चुके हैं। तो दूसरे राज्यों से जो प्रवासी हैं वो लौटने लगे हैं। तो बढ़ते संक्रमण के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन का डर प्रवासियों में है और इसी के चलते जो ये मजदूर हैं ये अपने घरों की तरफ लौटने शुरू हो गए, क्योंकि बीते साल जो तस्वीरें देश ने देखी थी प्रवासियों की दुर्दशा की, शायद उन्हीं तस्वीरों से लोग डरे हैं। और जैसे ही कोरोना संक्रमण में रफ्तार देखी गई, उसके बाद इन लोगों ने अपनी घर वापसी शुरू कर दी। रोडवेज की तरफ से व्यवस्था की गई है। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं सवेरे से 6 बजे से गाड़ी लग रही है। अच्छा, ट्रेन से आ रहे हैं ये? हाँ, जो ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा, गुजरात, महाराष्ट्र, अच्छा जो अहमदाबाद, अच्छा जी। उनके जो यात्री आ रहे हैं प्रवासी, उनके लिए व्यवस्था की गई। अच्छा, कहाँ पहुँचाया जाता है इनको? इनको जो जाएंगे गंतव्य स्थान के लिए। अच्छा, आगरा से बाहर? आगरा से बाहर। आगरा का तो कोई अपने आप चले जाएंगे लोकल में। अच्छा जी। जो फिरोजाबाद जाए, बाहर जाए या जहाँ भी जाना चाहता है। इधर नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ दीपक कुमार का कहना है कि अभी रेलवे स्टेशन पर पलायन नहीं दिख रहा है। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 160 ट्रेन चलती हैं। अगर एक ट्रेन से 1200 लोग भी यात्रा करते हैं तो 1,70,000 लोग यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में अभी नॉर्मल रस है। केंद्र सरकार ने भी अपील की है कि बेवजह कोई यात्रा न करे। पलायन कह रहे हैं को पलायन हमें इस स्टेशन पे तो नहीं दिख रहा है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप नई दिल्ली और आनंद विहार जहाँ से हम मैक्सिमम ट्रेन हमारी चलती हैं वहाँ आप जाइए और ख़ुद अपनी आंखों से देखिए क्या इसको प्लान कहा जा सकता है। प्लान नहीं है एक्चुअली हमारी। अगर आप नई दिल्ली में देखें तो मेरी करीब 160 ट्रेन अभी नई दिल्ली में चल रही हैं। तो और अगर 1200 लोग भी एक ट्रेन में जाते हैं जो कि नॉर्मल रश माना जाता है, तो करीब 1,70,000 लोग इस ट्रेन नई दिल्ली से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप नई दिल्ली में चाहे हमारा कॉन्कॉर्स देख लीजिए, प्लेटफॉर्म एरिया देखिए और सर्कुलेटिंग एरिया घूम के देखिए, आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आएगी जहां आपको लगेगा कि बहुत से लोग एनवास जा रहे हैं। नॉर्मल रश है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे को लग रहा है कि रश जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम है। और आगरा में ताजमहल के बाहर जबरदस्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना की पहली लहर चलने पर 188 दिन तक ताज बंद रहा और फिर दूसरी लहर चलने पर एक बार फिर ताज समेत सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सख्ती के बीच कैसे हैं वहां के हालात, हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की मार अब नहीं होंगे एक बार फिर से ताज का दीदार। जी हाँ, एक बार फिर से भारत सरकार ने ताजमहल समेत देश के सभी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को 15 मई तक बंद करने का फैसला किया है। बीती रात ये फैसला आया है और उसके बाद ताजमहल को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पश्चिमी गेट पर मौजूद हूँ। ताजमहल का गेट लगा दिया गया है और सीआईएसएफ के जो तमाम सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में लगे रहते हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लेकिन जिस तरीके से
पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर चली थी और उसमें 17 मार्च से लेकर 188 दिन तक ताजमहल बंद रहा था, टूरिज्म इंडस्ट्री आगरा की पूरी तरह से ठप हो गई थी। धीरे धीरे सितंबर महीने जब ताजमहल खोला गया और तमाम अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनको खोला गया, उसके बाद ये लग रहा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ महीनों के बाद रौनक लौटेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली। मुनव्वर जी, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा संकट है इस समय देश पर। हमें अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को भी बचा कर रखना है, अपने परिवार को, खुद को भी बचा कर रखना है। दोनों पर संकट है, समाधान कैसे निकलेगा? क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है ताजमहल बंद? देखिए, ताजमहल बंद होने से लोगों की जीविका तो चली गई, लेकिन अब बात है समाज के अंदर किस तरह अपने आप को जीवित रखना है उसकी। तो उसके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करें। लोग मास्क लगा के रहें, लोग ज़्यादातर एक दूसरे के संपर्क में कम आएँ, लोग ज़्यादातर हाथ ना मिलाएं, इन चीज़ों का परहेज करना है। ये बात बिल्कुल तय है। लाखों लोग आगरा के ताजमहल और अन्य स्मारकों की वजह से टूरिज्म की ट्रेड से जुड़े हुए हैं और ऐसे में पहले से ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ना चलने की वजह से नहीं आ रहे थे। केवल ताजमहल और बाकी स्मारकों से जुड़ा हुआ जो पर्यटन उद्योग है ये लोकल टूरिस्ट यानी हिंदुस्तानी पर्यटकों से ही चल रहा था। और अब जिस तरह से कोरोना के केसेज बढ़े हैं, लगातार डेथ्स, मोर्टेलिटी रेट में इजाफा हुआ है, उससे एक बार फिर से भारत सरकार विवश हुई है इस कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से भरी ट्रेन में भीषण आग लग गई। चिवकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है।